everyone and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathod and I am back again with another lecture on environment. हमने बीटेक का एनवायरमेंटल साइंसेज शुरू किया है। यूनिट 1 हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन सुन के आप लोगों को लगेगा कि एयर पोल्यूशन में क्या है, वो तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये एयर पोल्यूशन आप बीटेक में पढ़ रहे हैं, ये नहीं भूलिए, है ना। तो जिस कोर्स में जिस प्रोग्राम में आप ये पढ़ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल। जी, तो आज आप एयर पोल्यूशन का एक बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं। हम एयर पोल्यूशन के सोर्सेस कितने टाइप के हो सकते हैं वो देखेंगे, पोल्यूटेंट्स कितने तरह के होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा इसके रेमेडियल मेजर्स डिस्कस करेंगे। ये सब हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो लेसन्स पसंद आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कंटेंट कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, फिर हम एटमॉस्फेरिक एयर की नॉर्मल कॉम्पोजिशन देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेज, then effects of air pollution on humans, plant and material। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स। सबसे पहले any substance that is introduced into the environment which adversely affects the usefulness of a resource is known as a pollutant। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है या इंट्रोड्यूस हो गया है और वो किसी एक रिसोर्स की जो अच्छी यूजेज है, उसकी जो यूजफुलनेस है, उसको एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, बेसिकली उसको हार्मफुल में कन्वर्ट कर दे रहा है बजाय यूजफुलनेस। लेट्स डिफाइन व्हाट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज वन और मोर कंटामिनेंट्स और कॉम्बिनेशन इन सच क्वांटिटीज and of such durations as may be or tend to be injurious to human, animal or plant life or property, or which unreasonably interferes with the comfortable enjoyment of life or property or conduct of business। ये तो बड़ी ही टेक्निकल काइंड ऑफ डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्निकल डेफिनेशन अगर आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड। नहीं लिख सकते हैं कोई बात नहीं, बहुत सिंपल शब्दों में हम लिख सकते हैं कि कभी भी नॉर्मल एयर में किसी भी कंटामिनेंट्स का इंट्रोडक्शन हो जाना, ऐड हो जाना और काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसका रहना और उसका इतनी क्वांटिटी में एयर में ऐड हो जाना कि वो ह्यूमंस को, एनिमल एंड प्लांट लाइफ को, मटेरियल को, प्रॉपर्टी को डैमेज करने लग जाए, बेसिकली इसको हार्मफुली इफेक्ट करने लग जाए। ठीक है, या ये नॉर्मल जो रूटीन लाइफ है उसके साथ क्या करे, उसके साथ इंटरफेयर करे, तब हम इस कंडीशन को एयर पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, लेट्स सी द सोर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। किसी भी तरह के पोल्यूशन के हमेशा दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड। नेचुरल यानी जो नेचुरली प्राकृतिक तरीके से आ रहा है, और दूसरा है मैन मेड यानी ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से जो सोर्सेज हैं उन्हें मैन मेड सोर्सेज कहेंगे। मैन मेड सोर्सेज का एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। जहां पर भी ये एंथ्रो टर्म आ जाता है ना, देखिए ये एंथ्रो टर्म जहां आ जाता है, समझ लीजिए ह्यूमंस। एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन, राइट, ह्यूमंस। सो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज यानी मैन मेड सोर्सेज। ठीक है, चलिए नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या है ये देखिए। नेचुरल सोर्सेज में ये वाला पूरा है, पोलन ग्रेन्स, वोल्केनिक इरप्शंस। पोलन ग्रेन्स तो हम जानते ही हैं। वोल्केनिक इरप्शन यानी जो आपका वोल्केनो इरप्ट होता है तब बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, तो वो एक नेचुरल सोर्स हो गया। फॉरेस्ट फायर्स, नेचुरली फॉरेस्ट में जो जो आग लग जाती है, इससे क्या होगा, फॉरेस्ट बर्न होंगे, बेसिकली कंबशन हो रहा है ना। तो सभी तरह की गैसेस रिलीज होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डिफरेंट अदर गैसेस, पार्टिकुलेट मैटर बहुत सारा लिबरेट होगा। इसके अलावा आपका डस्ट स्टॉर्म्स हैं, जो आंधी तूफान चलता है, इसमें डस्ट के पार्टिकल्स यहाँ से वहां ट्रेवल कर जाते हैं, है ना। स्पोर्स हैं, बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
ये सभी आ जाते हैं नेचुरल सोर्सेज में। ठीक है, मैन मेड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर? मैन मेड सोर्सेज में आ जाएगा इंडस्ट्रियल यूनिट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, माइनिंग एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। ठीक है, जब माइनिंग होती है तो इससे बहुत ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर, बहुत डस्ट, बहुत बारीक बारीक धूल, बारीक बारीक आपके पार्टिकुलेट मैटर पार्टिकल्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये पोल्यूशन कॉज करता है। फॉसिल फ्यूल को का बर्न करना, फॉसिल फ्यूल को कहाँ बर्न करते हैं? ज्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं ऑटोमोबाइल में, थर्मल पावर प्लांट में, है ना, यहाँ पर कोल को बर्न करते हैं। फिर आपका पेट्रोल और डीजल को बर्न करते हैं गाड़ियों में, है ना। तो इन सब से क्या होता है? कंबशन होता है। और सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इनमें नाइट्रोजन और सल्फर का बहुत कम सा परसेंटेज रहता है। तो जब भी इसको आप जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे। और ये तो हम जानते ही हैं, किसी भी चीज को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमेशा प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखिए, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एनी फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। कंबशन तो आप देखेंगे वो कभी भी 100% नहीं होता है, हमेशा इनकम्प्लीट ही होता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा जनरेट होती ही होती है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के। सोर्सेस को अगर हम देखें, पहले हमने देखा नेचुरल सोर्स एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। अब हम देख रहे हैं स्टेशनरी सोर्स एंड मोबाइल सोर्स। ये भी एक क्लासिफिकेशन है। स्टेशनरी तो आप समझ सकते हैं, स्टेशनरी यानी जो चीज एक जगह पर रहकर एयर पोल्यूशन कॉज कर रही है, यानी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब इसमें आ गए। ठीक है, मोबाइल यानी जो मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑटोमोबाइल आ गया। ठीक है, सोर्स एक होता है पॉइंट सोर्स। ये देखिए, पहले वाला है आपका पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स यानी कोई भी बड़ा सा स्टेशनरी सोर्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इसका एग्जाम्पल है। फिर है एरिया सोर्स। एरिया सोर्स यानी स्मॉल स्टेशनरी सोर्स या ऐसा मोबाइल सोर्स जिसका इनडेफिनिट रूट हो। ठीक है, इसमें आ जाता है एरिया सोर्स। एरिया सोर्स बेसिकली पूरे एरिया को इफेक्ट करता है, इसलिए कहा गया एरिया सोर्स। इसके बाद है लाइन सोर्स। लाइन सोर्स यानी मोबाइल सोर्स विथ डेफिनेट रूट, से जो गाड़ियां ऑटोमोबाइल चलती हैं जिनका एक पर्टिकुलर रूट होता है, इनको लाइन सोर्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर में सब दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल्स भी दिए हुए हैं, ये इंडस्ट्रीज वगैरह भी दिख रहे हैं आपको, प्लेन भी दिख रहा है, प्लेन का जो एग्जॉस्ट होता है, जेट प्लेन्स का एग्जॉस्ट होता है, रॉकेट्स का जो एग्जॉस्ट होता है, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं जो एयर पोल्यूशन करती हैं। इंडिया में एयर पोल्यूशन के सोर्सेस को इस तरह से एक पाई डायग्राम से हम शो कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप, ये 45% जो है ब्लू कलर में, क्या है? डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब इंडिया में डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन जो है वो मेजर पार्ट बनाता है एयर पोल्यूशन का। 45% पोल्यूशन यहाँ से आता है। फिर है ये 17% वेस्ट बर्निंग से, जो वेस्ट हम जला देते हैं ना, मोस्टली गार्बेज वगैरह को बाहर जलाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है इंडिया में, विच इज रॉन्ग। आप देख रहे हैं 17% एयर पोल्यूशन यहाँ से आता है। इसके बाद थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है आपका ट्रांसपोर्ट। 14% एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट से आता है, यानी ऑटोमोबाइल से, गाड़ियों से। इसके बाद है 9% डीजल के जनरेटर से। जनरेटर यूज करते हैं हमारे यहाँ जिसमें डीजल यूज होता है, उससे 9% पोल्यूशन कॉज करता है वो। इसके बाद है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से सिर्फ 8% पोल्यूशन आ रहा है। और जो डोमेस्टिक कुकिंग है ना, डोमेस्टिक कुकिंग में जो हम लोग चूल्हा वगैरह जलाते हैं, इस तरह की जो चीजें यूज करते हैं, उससे 7% पोल्यूशन आता है। ध्यान रखिए, आज भी इंडिया की 65% पॉपुलेशन जो है वो रूरल है, गांव में रहती है। और गांव में जो कुकिंग का तरीका है वो गैसेस अभी भी नहीं यूज करते हैं, यहाँ अभी भी चूल्हा जलाया जाता है, बेसिकली वुड को या कोल को बर्न करके कुकिंग होती है। ठीक है, तो वहां से आ रहा है 7%। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस एयर पोल्यूटेंट्स।
सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जो टेम्परेरीली या परमानेंटली एयर में रहते हैं, ठीक है। और ये एयर के या एनवायरनमेंट के का जो नॉर्मल कॉम्पोजिशन है ना, उसको ऑल्टर कर देते हैं, ठीक। नॉर्मल कॉम्पोजिशन को ऑल्टर कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये लाइफ हेल्थ के साथ इंटरफेयर करने लगते हैं, ह्यूमन हेल्थ को इंटरफेयर करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं, फूड चेन में एंटर हो जाते हैं, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, साथ ही ये पीपल की प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का मैंने क्यों बोला? प्रॉपर्टी को क्या मतलब, प्रॉपर्टी कैसे खराब हो जाती है एयर पोल्यूशन से? एनी आइडिया? बताइए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एसिड रेन का। यस, ताजमहल देखा है आपने? ताजमहल की जो कंडीशन हुई है वो किससे हुई है? एसिड रेन से, क्योंकि ताजमहल के पीछे की तरफ बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं पिछले कुछ 20-30 साल में, या मैं ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो इंडस्ट्री सेटअप हुई है, इससे बहुत ज्यादा सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर में इंट्रोड्यूस हुए। जब नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होता है ना, तो जब पानी, जब प्रेसिपिटेशन होता है, जब बारिश गिरती है, तब उसमें ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड मिक्स हो जाते हैं और बना देते हैं क्या? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। और यही एसिड रेन जब ताजमहल पर गिरी, तो ताजमहल का जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिप्लेस होकर कैल्शियम सल्फेट बन गया बेसिकली, आफ्टर रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से जो पूरा ताजमहल का मार्बल जो कि व्हाइट ऑफ व्हाइट होना चाहिए था, वो ऑरेंजिश ब्राउनिश हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज होता है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एक पोल्यूटेंट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है, और ये नेचुरल सोर्स से भी आ सकता है और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से भी, या फिर दोनों ही जगह से ये आ सकता है। ऐसे कई सारे पोल्यूटेंट्स हैं, कई तो नहीं पर कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से कम आते हैं और नेचुरल सोर्सेज से ज्यादा आते हैं। यस, सल्फर के ऑक्साइड्स जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज। एयर पोल्यूटेंट्स को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, अलग अलग क्लासिफिकेशन को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पर एयर पोल्यूटेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, गैसियस पोल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। गैसियस पोल्यूटेंट्स ऑफ कोर्स जो गैसियस फॉर्म में है, इसका एग्जांपल है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसियस पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आएंगे। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट की बात करें तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट को ही हम SPM कहते हैं। SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की कैटेगरी में फ्यूम्स, मिस्ट, फॉग, स्मोक, डस्ट एटसेट्रा ये सब आते हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। एयर पोल्यूटेंट्स को केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर दो में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और दूसरा है इनऑर्गेनिक। वी ऑलरेडी नो केमिस्ट्री के हिसाब से जो भी पोल्यूटेंट्स ऑर्गेनिक है इन नेचर उन्हें कहेंगे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, और जो इनऑर्गेनिक है इन नेचर दे आर इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, राइट। सो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में आ जाएगा आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, H2SO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक ओजोन एंड हेलोजेंस लाइक HF या HCl, ठीक है। तो इस तरह से ये केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर ये डिवाइड हो गए दो में, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर यानी कहां से ये ओरिजिनेट होते हैं, कहां से आते हैं। तो एयर पोल्यूटेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो हैं जो एज इट इज एनवायरनमेंट में आते हैं, एनवायरनमेंट में जो है रिलीज होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स या तो आपस में रिएक्शन करके कोई थर्ड कंपाउंड बनाते हैं, या फिर
प्राइमरी पोल्यूटेंट्स किसी भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट के साथ मिलकर अगर एक थर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कहेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो एज इट इज आते हैं वो है कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, एसपीएम एंड हेलोजन कंपाउंड्स, ये एज इट इज आते हैं। ठीक है, एज इट इज हमको पता ही है कहाँ से आते हैं, थर्मल पावर प्लांट से आते हैं, ये फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से आते हैं, ये फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से आते हैं। तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट से, व्हीकल से आते हैं, वहीक्यूलर पोल्यूशन। ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं ओजोन, पैन यानी परऑक्सी असाइल नाइट्रेट, स्मॉग, पीबीएन एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्योंकि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के आपस में रिएक्शन से या फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किसी और कंपोनेंट के साथ रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक, आता है एटमॉस्फेरिक सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। एसिड रेन में जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है इट इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्योंकि प्राइमरी पोल्यूटेंट है सल्फर ऑक्साइड, इसके साथ रिएक्ट किया वाटर ने और बनाया सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, एयर पोल्यूशन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज में ऑफन देखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉग। स्मॉग क्या है? स्मॉग इज स्मोक प्लस फॉग। जब फॉग पे स्मोक सेटल हो जाए तो उसे स्मॉग कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग एक बहुत ही नॉक्शियस प्रोडक्ट है, मिक्सचर है ऑफ गैसेस एंड पार्टिकल्स। पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस का एक बहुत ही हार्मफुल मिक्सचर है जो स्ट्रॉन्ग सनलाइट के प्रेजेंस में और एक पर्टिकुलर बहुत ज्यादा हेवी पोल्यूटेड एरिया में ये बनता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा बहुत हेवीली पोल्यूटेड एरिया में सनलाइट की प्रेजेंस में गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर मिलकर फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सीरीज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है और इस फोटोकेमिकल स्मॉग का मेन कंपोनेंट होता है ओजोन और बनता है परऑक्सी असाइल नाइट्रेट। ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये बहुत 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 हार्मफुल है फॉर लाइफ, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस तरह का एक बहुत बड़ा केस स्टडी हम पढ़ते हैं लंदन स्मॉग के नाम से। बहुत साल पहले लंदन में एक सुबह मॉर्निंग में 9-10 बजे के आसपास एकदम अंधेरा हो गया, पूरा काला हो गया। एवरीबडी वाज सरप्राइज कि ये हुआ क्या। हुआ ये था कि बहुत फोटोकेमिकल स्मॉग बनने की सारी कंडीशंस वहां पर मिल गई। स्ट्रॉन्ग सनलाइट था, मॉइस्चर भी प्रेजेंट था, सारे बहुत ही स्ट्रांगली पोल्यूटेड एरिया था और फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से वहां पर फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन हुआ। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो एकदम ब्राउनिश और ब्लैकिश जो है वो ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर के समझ लीजिए आप, बादल टाइप के आपके आसपास हो जाता है पूरा। आपके आसपास की जो एयर है ये ब्राउनिश ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपके आसपास अंधेरा हो जाता है, फुल सनलाइट में आपको अंधेरा सा दिखता है जैसे शाम हो जाती है ना। तो ऐसी एक घटना घटी थी जो बहुत ही एक मेजर एनवायरमेंटल केस स्टडी है जो हम पढ़ते हैं लंदन स्मॉग के नाम से। ये लंदन का किस्सा है, लंदन में हुआ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिलीज, है ना, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, किस जगह से रिलीज होते हैं, उस बेसिस पे एयर पोल्यूटेंट्स अगेन दो तरह के हो सकते हैं। एक है आपके इंडोर पोल्यूटेंट्स और दूसरा है आउटडोर पोल्यूटेंट्स। इंडोर यानी घरों के अंदर, है ना, तो बेसिकली घरों में डोमेस्टिक जो एक्टिविटीज हैं उससे जो प्रोड्यूस होते हैं वो कहलाएंगे इंडोर पोल्यूटेंट्स। आउटडोर पोल्यूटेंट्स घर के बाहर, है ना, घर के बाहर फैक्ट्रीज वगैरह से जो आ रहे हैं, कार्स से जो आ रहे हैं, व्हीकल से जो आ रहा है, ये सारे हो जाएंगे आउटडोर पोल्यूटेंट्स, जो फैक्ट्रीज से आ रहे हैं ये सब। ठीक है, तो इंडोर पोल्यूटेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, डाइऑक्साइड हो सकता है। सबसे ज्यादा आते हैं आपके VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो घर में जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करते हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं, घरों में जो हम बर्निंग, है ना, घर में हम जो फ्यूल बर्न करते हैं उससे आता है। फिर आउटडोर पोल्यूटेंट में है कार्बन मोनोऑक्साइड, PM है आपका, ये जो PM है ये पार्टिकुलेट मैटर है। ठीक है, फिर वोलेटाइल ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो ये सभी आउटडोर पोल्यूटेंट्स हैं क्योंकि ये बाहर की एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल। ठीक, मतलब इनको डिस्पोज कैसे कर सकते हैं या ये कैसे डिस्पोज होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल एयर पोल्यूटेंट्स अगेन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, ये तो आपको पता ही है, जो पोल्यूटेंट्स जो कि अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, अपने आप यानी जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको डिकम्पोज कर सकते हैं वो कहलाएंगे बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। और ऐसे पोल्यूटेंट्स जो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, इन्हें अलग से प्रोसेसेस होती हैं उससे डिग्रेड करते हैं, क्योंकि ये एज इट इज एनवायरनमेंट में रहते हैं सालों तक और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। तो बायोडिग्रेडेबल में सभी तरह का डोमेस्टिक सीवेज, सभी तरह का जो डोमेस्टिक सीवेज होता है इसको म्युनिसिपल सीवेज भी कहते हैं। डोमेस्टिक सीवेज यानी घरों से, ऑफिस से, स्कूल्स, कॉलेजेस से, वहां से आने वाला। ठीक है, तो इसमें मोस्टली क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। और ऑर्गेनिक वेस्ट हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट बैक्टीरियाज इन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। तो ये नेचुरल डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स जैसे कि डीडीटी है, एल्यूमिनियम कैंस है, रबर के टायर्स हैं, प्लास्टिक के आइटम्स हैं, ये सभी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये सालों साल एज इट इज रहते हैं, बिकॉज ये डिग्रेड नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसीलिए प्लास्टिक जो है, एल्यूमिनियम के कैंस जो हैं, इन सबको क्या करते हैं, इनको एज इट इज डिस्पोज नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है ऐसे एनवायरनमेंट में, इनको मोस्टली रिसाइकिल कर लेते हैं, है ना। और मोस्टली रिसाइकिल करने के बाद जो बचता है उसको फिर कुछ प्रोसेसेस होती हैं, उससे इनको कन्वर्ट करते हैं, बर्न कर देते हैं ऐश में, और फिर उस ऐश को डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेजर एयर पोल्यूटेंट्स, उनके सोर्सेज और इफेक्ट्स। पहला हम एयर पोल्यूटेंट देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस गैस है। 0.1 ppm तक इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन हायर कॉन्सेंट्रेशन सीरियसली इफेक्ट कर सकता है। नेचुरल सोर्सेज इसके हैं वॉल्केनोज, नेचुरल गैस एमिशंस, सीड जर्मिनेशन से ये प्रोड्यूस होता है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ये 75% आता है, यानी जितना भी CO एयर पोल्यूशन में रहता है उसका 75% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल और डीजल। जो रेसिडेंशियल वुड बर्निंग है, जो घरों में हम लकड़ियां जलाते हैं, उससे 10% और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से 15% CO आता है, ठीक है, इनटू द एनवायरनमेंट। इसका इफेक्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बहुत डेंजरस है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड को कम करता है। ऐसा क्यों करता है बताइए, इसके पीछे कोई रीजन आप जानते हैं। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा, इसके पास बहुत ज्यादा एफिनिटी है टू रिएक्ट विद ब्लड। तो कार्बन, जब भी ह्यूमन बींग्स कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आते हैं और उसको इनहेल कर लेते हैं, जैसे ही ये बॉडी को मिलेगा, अंदर गया, ये तुरंत ब्लड को साथ जो ऑक्सीजन है उसको छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ब्लड जो है वो कंपाउंड बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो सफोकेशन होता है। और अगर कंटिन्यूअसली इसी स्टेट में कोई भी ह्यूमन बीइंग रहता है, कंटिन्यूअसली अगर वो CO को इनहेल करता है, तो उसके बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, वो ब्रीथ नहीं कर पाता है, सफोकेशन होता है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। जी हाँ, पुराने जमाने में आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, गांव में लोग चिमनी जला के और रात में सो जाते थे, या रात में लालटेन जला लिया, मोमबत्ती वगैरह दिए जला के सो गए। तो क्या होता था, मान लो कि ठंड के दिन है, सारा आपका रूम पैक है, सब कुछ बंद है, और उसमें आपने कोई एक ऐसा सोर्स रख लिया जो कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरी रात प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे में क्या होता है, जब रूम बंद है तो आपको बाहर की फ्रेश एयर तो मिलती नहीं है, रूम जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से फिल हो जाता है, और वहां जितने भी लोग हैं वो नींद में कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते रहते हैं। जाहिर बात है, ब्लड कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है,
और मालूम चलता है नींद में ही सफोकेशन होता है एंड द पर्सन डाइज। ऐसे केसेस पहले जमाने में बहुत हुआ करते थे। जब इसके पीछे बारे में पता चला, जागरूकता आई, तब ये हुआ कि भाई अगर आप ऐसा कोई भी सोर्स जलाते हैं तो आपको रूम के विंडोज एंड डोर्स खुले रखने चाहिए। एक और चीज है, अगर कोई ह्यूमन बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आ जाए, बहुत इनहेल कर ले, तो इसको इमीडिएटली फ्रेश एयर में ले जाना चाहिए। फ्रेश एयर में उसको जोर जोर से ब्रीथ करना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर गया तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सभी पार्ट्स तक बॉडी के ऑक्सीजन पहुंच जाएगा और ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या करता है। इट डिक्रीजेस विजन एंड कॉजेस कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, हार्ट से संबंधित डिसऑर्डर्स को ये कॉज करता है, विजन को ब्लर कर देता है। इसके बाद आपका सेकंड पोल्यूटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता ही है फॉसिल फ्यूल कंबशन से आता है। जेट प्लेन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसके अलावा बर्निंग से भी आता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसा कोई खास इफेक्ट तो नहीं होता है। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपोजर अगर हो तो हेडेक या नोजिया कॉज हो सकता है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा हार्मफुल नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसका इफेक्ट क्लाइमेट पे है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट है भाई, क्लाइमेट पे इसका इफेक्ट है। ये जो बहुत ज्यादा गर्मी आजकल पड़ने लगी है, जो पहले कभी नहीं पड़ती थी, दिस इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इट इंक्रीजेस द ग्लोबल टेम्परेचर। ये हम ग्लोबल वार्मिंग में अलग से पढ़ेंगे। एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफ, कि कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में जहां पर ओजोन की लेयर है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक लेयर नेचुरली शुरू से प्रेजेंट है, जब से अर्थ एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अर्थ एग्जिस्टेंस में आया तब से कार्बन डाइऑक्साइड वहां है। कार्बन डाइऑक्साइड की ये एक प्रॉपर्टी है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, इंफ्रारेड रेडिएशंस वही रेडिएशंस हैं जो सनलाइट में होते हैं और जो हीटिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, जिससे हमें गर्म लगता है ना, वो इंफ्रारेड की वजह से हमें सनलाइट से गर्म फील होता है, हॉट लगता है बहुत। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और अर्थ का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जब पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा एटमॉस्फेयर में, तो क्या हुआ, क्योंकि उसका काम है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना, तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया तो अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया है, और इसी वजह से गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पूरे ग्लोब का टेम्परेचर का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग एट कंटिन्यूअस रेट, कंटिन्यूअसली ये बढ़ रहा है। हालांकि अब एट प्रेजेंट ये कंट्रोल में आ गया है। अब इससे इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि एक तो पूरा ग्लोबली क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट हुआ, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो गया, और इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, नॉर्थ पोल जो पूरा ग्लेशियर से ढका हुआ था, जहां बर्फ ही बर्फ था, वो सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और पिघल के एक लेक के फॉर्म में बन गए हैं। पहले ये माउंटेन्स हुआ करते थे, अब ये लेक की तरह नजर आते हैं। अभी कुछ साल पहले एक लेटेस्ट पिक्चर जो है वो नासा ने आई थिंक रिलीज की थी, उसमें दिखाया था कि ग्लेशियर्स जो पहाड़ हुआ करते थे बर्फ के, अब वो एक लैंड की तरह हो गए हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वो धीरे धीरे कोस्टल सिटीज जो हैं वो पानी में वो सबमर्ज होती जा रही हैं और हो जाएंगी, अगर ये कंटिन्यूअसली होता रहा तो। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज पे, या मैं ये कहूँ कि फॉसिल फ्यूल के यूज पर, इसीलिए बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। अगला पोल्यूटेंट है आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन्हें NOx कहते हैं। NOx क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑक्साइड्स हो सकते हैं नाइट्रोजन के। NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इन सब का मिक्सचर होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, और ये प्रोड्यूस होता है ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज से आता है ये, बिकॉज ऑफ फ्यूल कंबशन। नेचुरली ये लाइटनिंग के दौरान प्रोड्यूस होता है, फॉरेस्ट
फायर से आता है और नेचुरल आयोनाइजिंग रेडिएशन से भी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है? ये भी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की भी ये टेंडेंसी है कि वो ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है। हालांकि ये टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड की है। एट द सेम टाइम नाइट्रिक ऑक्साइड्स बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में आपको मिलेंगे एयर में, नॉर्मल जगह पे। बहुत पोल्यूटेड जो जगह है, बहुत ओवर पोल्यूटेड है, वहां पर ज्यादा आपको मिलेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? लंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, इसके बाद अगला पोल्यूटेंट है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। यहाँ पर भी सल्फर के दो ऑक्साइड हो सकते हैं, SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसीलिए कहते हैं SOX। और मैंने आपको बताया था 67% ऑफ SOX इज ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड अदर नेचुरल सोर्सेज। कहा था ना मैंने कि कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जिनका नेचुरल सोर्स से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और मैन मेड सोर्सेज से कम प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें से सल्फर ऑक्साइड्स बेसिकली है। बाकी का जो सल्फर ऑक्साइड आता है 67 के बाद कितना बचा? 33%। ये आता है फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, ट्रांसपोर्टेशन से और डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से। क्या इफेक्ट है इसका? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कैसे होती है? जो आपका विंड पाइप है ना, जो विंड पाइप है, इसमें अगर सल्फर के ऑक्साइड्स पहुंच जाते हैं तो विंड पाइप के अंदर का जो सरफेस है वो काफी सॉफ्ट सा सरफेस रहता है ना, मस्कुलर है वो पूरा। वहां पर बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको विलाई कहते हैं, VILLI, विलाइज। इन विलाइज, ये विलाइज जो है ना बारीक बारीक रहते हैं पूरे में, और ये ऐसे ऐसे नेचुरली ये ऐसे मूव करते हैं। एक इनका स्वीपिंग एक्शन रहता है। इस स्वीपिंग एक्शन से ये क्या करते हैं? कोई भी पार्टिकुलेट मैटर, कोई पार्टिकल या कोई भी गैस जो आप इनहेल कर लेते हैं, ये इसको बाहर फेंक देते हैं, वापस थ्रो कर देते हैं। ठीक है, तो सल्फर ऑक्साइड अगर आप इनहेल करते हैं तो इनका जो नॉर्मल स्वीपिंग एक्शन है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बाकी के जो पोल्यूटेंट्स है वो फिर आप इनहेल कर लोगे और वो आपके बॉडी के अंदर लंग्स तक चले जाएंगे। ये एक इसका बहुत बड़ा, इसीलिए ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, इसके अलावा ये मार्बल को इफेक्ट करता है, क्लोथ्स को इफेक्ट करता है, पेपर इससे येलो हो जाता है, लेदर भी वीक हो जाता है सल्फर ऑक्साइड्स को अब्सॉर्ब करने से। प्लांट्स भी बहुत ज्यादा हेविली इफेक्ट होते हैं, प्लांट्स को अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं ना, प्लांट की लीव्स इफेक्ट होती हैं, फ्रूट्स इफेक्ट होते हैं। इसके बाद एक और बहुत मेजर एयर पोल्यूटेंट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड करता है मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन एंड टर्पीन्स। इनके सोर्सेस हैं कोल फील्ड्स एंड नेचुरल फायर्स। कोल जहां पर बर्न करते हैं, जहां से कोल प्रोड्यूस होता है, कोल माइंस, वो इसका मेजर सोर्स है। नेचुरल फायर्स मेन सोर्स है। इनकम्प्लीट कंबशन अगर होता है किसी भी फ्यूल का तो हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट फायर से ये आता है, एग्रीकल्चरल बर्निंग से ये आता है। देखिए आप, ये फोटो है जिसमें लीव्स दिखाई गई हैं, किस तरह से लीफ, ये पैन जो है ना पेरोक्सीसाइड नाइट्रेट, उससे डैमेज हो जाती है। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट कॉज करते हैं। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स जो इनकम्प्लीट कंबशन से एयर में आते हैं ये कैंसर कॉज करते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में इनको इनहेल कर लिया तो ये कैंसर कॉज करते हैं। फिर ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग मैंने बताई थी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ओजोन के साथ मिलकर ये ओजोन भी बनाते हैं और ये पैन भी बनाते हैं, पैन यानी पेरोक्सीसाइड नाइट्रेट। और ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, प्लांट्स को डैमेज करते हैं, रबर के मटेरियल्स को डैमेज कर देते हैं, फैब्रिक खराब कर देते हैं, पेंट्स को खराब कर देते हैं, जो सरफेस पेंटेड है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Now these are organic compounds that can evaporate easily at room temperature. ठीक है, इसके लिए एक टर्म होता है वोलेटाइल, है ना। तो VOCs जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल होने का मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर पर ही बिना इनको हीट किए ही आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है,
ये यूज किए जाते हैं द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड रेफ्रिजरेंट्स। और कमाल की बात यह है कि VOCs ज्यादा कंसंट्रेशन में इंडोर्स प्रोड्यूस होते हैं बजाय आउटडोर्स के। यस, यही बहुत कमाल की बात है, 10 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं इंडोर्स। ठीक है, VOCs काहे से एमिट होते हैं? ये एमिट होते हैं पेंट्स एंड लिक्विड से, पेंट स्ट्रिपर से, क्लीनिंग के लिए जो चीजें यूज करते हैं ना घर में हम, उनसे, पेस्टिसाइड से, बिल्डिंग मटेरियल एंड फर्निशिंग से। ऑफिस में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो VOC प्रोड्यूस करते हैं, लाइक कॉपियर्स, फोटोकॉपियर्स, प्रिंटर्स, करेक्शन फ्लूइड्स एंड कार्बन लेस कॉपी पेपर। ऑल दीज प्रोड्यूस VOCs, इसीलिए हमने कहा कि ये इंडोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं देन आउटडोर्स। फिर इनके कुछ मेजर हेल्थ इफेक्ट्स भी हैं। जो मेन हेल्थ इफेक्ट्स हैं VOCs के, वो है आई, नोज एंड थ्रोट में इरिटेशन, हेडेक्स एंड लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, नोजिया, लीवर को भी डैमेज करते हैं, किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं। सो दे आर क्वाइट हार्मफुल। देन वी हैव क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नॉन टॉक्सिक हैं, नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स हैं, जिनमें कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन के एटम्स होते हैं और ये यूज होते हैं एरोसॉल स्प्रे के मैन्युफैक्चर में, ग्लोइंग एजेंट्स फॉर फोम्स, पैकिंग मटेरियल के मैन्युफैक्चर में, सॉल्वेंट्स में एंड एज रेफ्रिजरेटर्स भी ये यूज होते हैं। सबसे ज्यादा एज रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, फ्रीजर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में। CFCs को 1996 में बैन कर दिया गया था क्योंकि ये ओजोन लेयर डिप्लीशन का मेन कॉज बने थे। ठीक है, 84 में जब ओजोन होल मिला, उसके बाद जब रिसर्च की गई, स्टडी किया गया, तो पता चला कि ओजोन लेयर डिप्लीशन का मेन कॉज है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं, यूवी रेज एब्जॉर्ब करके ये क्लोरीन रेडिकल बना लेते हैं, क्लोराइड रेडिकल, और ये क्लोराइड रेडिकल जो है वो क्या करता है, चेन रिएक्शन से कंटिन्यूअसली ओजोन को डिप्लीट कर देता है। ठीक है, और ये बहुत टाइम तक वहां रहता है और बहुत ही कम ऐसा होता है जब ये वापस अर्थ पे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। अदरवाइज एक बार ये ऊपर एटमोस्फेयर में अगर पहुंच गया, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये बहुत कई 100 सालों तक वहां पर रहता है और कंटिन्यूअसली ओजोन को डिप्लीट करता है। ठीक, इसके बाद एक और पोल्यूटेंट है, वो है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक, पार्टिकुलेट मैटर, इसको PM भी कहते हैं। पार्टिकुलेट मैटर मीन्स पार्टिकल्स, बारीक बारीक पार्टिकल्स जो इनकम्प्लीट कंबशन से आते हैं एनवायरनमेंट में। इसमें ऐश होता है, इसमें फ्लाई ऐश होता है, स्मोक होता है, ये सारी चीजें पार्टिकुलेट मैटर में आती हैं। इवन फॉग भी आता है, जो स्मॉग है ना, वो भी आता है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, नेचुरल सोर्स से भी आते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी होते हैं और इनके अलग अलग साइजेस होते हैं। अलग अलग तरह के पार्टिकुलेट मैटर्स मैंने बताया कि एरोसॉल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक, फ्यूम्स, मिस्ट, फॉग, फ्लाई ऐश, ये सब पार्टिकुलेट मैटर में आता है। मिस्ट और फॉग क्या है? फॉग तो आप जानते हैं, कोहरा। मिस्ट भी कोहरा ही है, बस फॉग में विजिबिलिटी कम रहती है और मिस्ट में विजिबिलिटी ज्यादा रहती है। ये दोनों के बीच का फर्क है। ठीक है, जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत सारे सोर्सेस से आते हैं, डीजल ट्रक्स और बसेस से आते हैं। ये तो आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा आते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट से, जहां भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है ना, जो गिट्टियां बनती हैं, गिट्टियां जो पत्थरों को तोड़ा जाता है ना मशीन से, छोटे छोटे साइज में, वहां बहुत ज्यादा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। पावर प्लांट से ये आते हैं पार्टिकुलेट मैटर। लकड़ी के स्टोव से आते हैं, जब वुड को बर्न किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पस, फॉर एनी पर्पस, तब पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस होता है, फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होता है। वाइल्ड फायर से, जो फायर, जंगलों में जो आग लग जाती है ना, जो अनकंट्रोलेबल रहती है, इससे बहुत ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस होता है। ऑल्सो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो गैसेस को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती हैं, तो ये भी एक सोर्स है पार्टिकुलेट मैटर का। पार्टिकुलेट मैटर का क्या इफेक्ट है? बहुत बहुत हार्मफुल है, बहुत डेंजरस है। इनसे प्री मैच्योर डेथ हो सकती है,
इससे अस्थमा पेशेंट्स का अस्थमा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत से केसेस में ये डेथ भी कॉज कर सकता है। इससे बहुत ही अक्यूट, बहुत ही सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं। बहुत ही सीरियस लेवल का ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस आप जानते हैं, लंग्स में अगर पार्टिकुलेट मैटर, बहुत ही जो बारीक साइज के पार्टिकल्स होते हैं, वो धीरे धीरे आपके विंड पाइप के थ्रू होते हुए लंग्स में जाकर, लंग्स के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उसमें जाकर ये, लंग्स क्या है, टिश्यूज ही तो हैं, बहुत सॉफ्ट से टिश्यूज हैं, उसमें जाकर ये एम्बेड हो जाते हैं, उसमें जाके फंस जाते हैं, तो वहां ये अपने इफेक्ट कॉज करते रहते हैं और इससे बहुत ही सिवियर ब्रोंकाइटिस होता है। ब्रोंकाइटिस एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम है जिसमें इंसान सांस नहीं ले पाता है और बहुत उसको खांसी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सब अक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं। तो बेसिकली जो पार्टिकुलेट मैटर है ये सभी तरह की रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करता है। फिर इसमें लंग जो है वो, लंग्स जब डैमेज हो जाती हैं तो लंग्स फंक्शन करना बंद कर देती हैं और सांस नहीं आती है और इंसान जो है वो, उसकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी हार्ट एंड लंग डिजीजेस हैं, इसके अलावा बच्चे और बूढ़े, इनके लिए पार्टिकुलेट मैटर बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, इट कैन कॉज सिवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, सिवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। करीब 30 से 40% केसेस ऑफ अस्थमा और 20 से 30% रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर की वजह से ही होती हैं। फिर ये बहुत तरीके से जो है वो इफेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकता है। मैंने बताया ना, अगर ये अंदर जाके लंग्स में एम्बेड हो जाए तो फिर ये काफी लंबा, काफी टाइम बाद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म में तुरंत में आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, अस्थमा वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, सांस नहीं ले पाएंगे, है ना, खांसी बहुत आएगी। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में इरिटेशन टू नोज, आई, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, हेडेक, ये है शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। यानी आपको नोज में इरिटेशन होगा, आईज में प्रॉब्लम होगी, थ्रोट में दिक्कत होगी, थोड़े समय के लिए होगा, ठीक हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस होगा, हेडेक होगा, आपको छींकें आएंगी, ये वापस बाहर थ्रो कर देगा नोज, है ना, या आपने कुछ भी थोड़ी सी दवाई ले ली, स्टीम वगैरह ले ली तो ठीक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आते हैं लंग डिजीजेस। लंग डिजीजेस बहुत ही अक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हो सकता है कि हार्ट को डैमेज कर दे, हार्ट को, ब्रेन और आईज को भी ये डैमेज कर सकता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड्स और ओजोन और पैन है और पार्टिकुलेट मैटर, ये आई में बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करता है। आई साइट आप देख नहीं पाते हो, आई में से पानी निकलता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड नोज एंड थ्रोट, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा गैसियस पोल्यूटेंट्स लाइक H2S गैस, SO2, NO2 एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये ओडर न्यूसेंस कॉज करते हैं। बहुत ज्यादा स्मेल आपको इसकी आती है क्योंकि ये बहुत ही बैड स्मेलिंग होते हैं। सल्फर टू, SO2 की बहुत पंजेंट स्मेल होती है, H2S की भी बहुत ही पंजेंट, यानी बहुत सड़ी हुई स्मेल आती है। कुछ चीज सड़ जाती है ना, खराब हो जाती है, वैसी स्मेल आती है इसकी। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेशन कॉज होता है इन सभी से। इंक्रीज इन मोर्टेलिटी, डेथ रेट बढ़ सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो एयर में सस्पेंडेड रहता है, इसको SPM कहते हैं, है ना। इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन ब्रोंकाइटिस और अस्थमा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैंने ही बताया। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और रिड्यूस करता है ऑक्सीजन की, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। इसके अलावा हेवी मेटल्स लाइक लेड पॉइजनिंग कॉज करता है। इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन लिवर एंड किडनी को डैमेज करता है। इसके अलावा लेड के जो ऑक्साइड्स एनवायरनमेंट में आ जाते हैं ना, पहले लेड को यूज करते थे काहे के लिए, इंजन की नॉकिंग को कम करने के लिए और फ्यूल की एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए। इससे लेड के पार्टिकल्स, लेड जो है वो कंबशन के बाद लेड ऑक्साइड बना के एटमॉस्फेयर में आता था। ये जो लेड ऑक्साइड्स हैं ये कार्सिनोजेनिक होते थे, कैंसर कॉज करते थे, इसीलिए लेड का यूज बंद कर दिया गया है। ठीक है, करते हैं कि एयर पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होता है।
अब एयर पोल्यूशन जो है ये बहुत तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बहुत सारे इसके इफेक्ट्स हैं। इसको हम अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन का इफेक्ट हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ पर, इंसानों पर इसका क्या इफेक्ट है। फैक्टर्स ह्यूमन हेल्थ पर जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनमें से पहला है नेचर ऑफ पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट का नेचर कैसा है, वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है ना, उस बेसिस पर ह्यूमन को ये परेशान करेंगे। फिर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ह्यूमन को ज्यादा दिक्कत करेगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या होता है, वो मोस्टली हवा से डिस्पर्स हो जाता है, दूर दूर चला जाता है, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता है। फिर होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, मतलब कि आप कितनी देर तक किसी पोल्यूटेंट के से एक्सपोज हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम तक किसी पोल्यूटेंट से एक्सपोज रहते हैं तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक पोल्यूटेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो नोज के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद धीरे धीरे जो बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं या जो गैसेस होती हैं वो आपके लंग्स में भी जा सकती हैं, है ना। तो इसलिए ड्यूरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप बहुत कम समय के लिए आए हैं किसी भी पोल्यूटेंट के, वो एक्सपोज हुए हैं, तो वो आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ रिसेप्टर। इसका क्या मतलब है, स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर यानी जो ह्यूमन बीइंग एक्सपोज हो रहा है उसकी हेल्थ कैसी है। भाई एक बहुत हेल्दी ह्यूमन बीइंग है तो उसको उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको अस्थमा के, अगर आप पेशेंट हो, आपको अस्थमा है, दमा है, आपको कोई भी रेस्पिरेटरी इश्यू ऑलरेडी है, और फिर आप कांटेक्ट में आ जाते हो पोल्यूटेंट्स के, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि ऑलरेडी आप सस्केप्टेबल हो, ऑलरेडी आपको वो प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत से लोग एलर्जिक होते हैं, है ना, तो ब्रोंकियल एलर्जीज होती हैं। तो ब्रोंकियल एलर्जीज, अस्थमा, इनके जो पेशेंट्स होते हैं ये थोड़े से भी देर के लिए अगर एक्सपोज होते हैं किसी भी पोल्यूटेंट से, कोई भी फ्यूम्स है, गैसेस हैं, कोई भी पार्टिकुलेट मैटर है, फ्लाई ऐश है, तो ये तुरंत जो है इनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इनके लंग्स तक ये चला जाता है और लंग्स में जाके कई बार ये एम्बेड हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स कॉज करता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कॉज करता है, आगे जाके ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करता है, एटसेट्रा। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है एज ग्रुप ऑफ द रिसेप्टर। जो रिसेप्टर है, जो रिसीव कर रहा है, उसके एज ग्रुप पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्यों, जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब जो 6 महीने तक के बच्चे हैं वो, और जो काफी एज वाले जो हैं, जो आप कह सकते हो सीनियर सिटीजन जो हैं, ये दोनों ही जो एज फैक्टर्स हैं, ये दोनों ही एज ग्रुप्स हैं, ये सबसे ज्यादा सस्केप्टेबल है टू एयर पोल्यूशन। क्यों भाई, क्योंकि जो इन्फेंट्स हैं उनका भी क्या रहता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं बेसिकली, उनको उनका जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ था प्रॉपरली, तो अगर वो इसके इफेक्ट में आएंगे तो उनको ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। उसी तरह से सीनियर सिटीजन का भी सेम प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ एज उनका भी इम्यून सिस्टम जो है वो काफी वीक हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो पोल्यूशन के, पोल्यूटेंट से कांटेक्ट में आने पर इन्हें बहुत सिवियरली इफेक्ट हो सकता है। लेकिन एक नॉर्मल जो एज होती है ना, नॉर्मल एज तब मान लो कि आप 5 साल के बच्चे, 5 साल से लेके 50 साल तक आप मान लो कि इस एज ग्रुप वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर वो परफेक्टली हेल्दी हैं, अगर उन्हें कोई दूसरे हेल्थ इश्यूज नहीं है तो। ठीक, तो ये है, ये क्या है, ये वो फैक्टर्स हैं जो जो डिसाइड करते हैं कि एक ह्यूमन हेल्थ पे कितना प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगा, या ह्यूमन हेल्थ पे कितना इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, इस पिक्चर को देखिए आप, इस पिक्चर में इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स को शो किया गया है ना। देखिए आप, ऊपर से हम दिखा रहे हैं कि जो कार्बन, जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो रहते हैं एनवायरनमेंट में, है ना, तो उस पर कैसे बारिश होती है, ऊपर देखो आप, जब इसमें रेन गिरती है तो कैसे एसिड रेन बनता है ये दिखाया है ना। तो यहाँ पे एसिड रेन हुई प्लांट्स के ऊपर, क्या हुआ, डायरेक्टली लीव्स एंड बार्क को डैमेज करता है ये। ठीक, ये फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करता है, हेंस प्लांट की ग्रोथ भी इफेक्ट होती है। फिर जब प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो क्या होगा भाई,
जाहिर बात है प्लांट्स कम रहेंगे, जब प्लांट्स कम हो जाएंगे बहुत तो ड्राउट की पॉसिबिलिटी रहेगी, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ेगी, इंसेक्ट्स और मॉसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, है ना, और डिजीजेस बढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स में। ठीक, अल्टीमेटली क्या होती है, ये ट्री जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी, है ना। इसी तरह से ये जो एसिड रेन का एसिड आता है, ये जाके सॉइल में डिपॉजिट होता है, सॉइल में डिपॉजिट होता है, उसके बाद लीचिंग की प्रोसेस से, सॉइल न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग की प्रोसेस से ये ग्राउंड वाटर में चला जाता है ना। एसिड जो है ये डायरेक्टली लेक में चले जाते हैं। फिर टॉक्सिक मेटल आयंस जो रिलीज होते हैं सॉइल से, वो भी लेक में चले जाते हैं, बेसिकली वाटर में चले जाते हैं, है ना। फिर ये जो एसिड है ये रूट्स को भी डैमेज करता है और ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर अपटेक को रिड्यूस करता है। ठीक, तो ये सारी चीजें कुल मिला के जो है ये क्या करती हैं, सब मिला के ट्रीज को, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती हैं, इतना ज्यादा कि प्लांट्स की डेथ हो जाती है। जब ऐसा होता है तो फिर ड्राउट की पॉसिबिलिटी आती है। आप जानते ही हैं अगर पेड़ नहीं होंगे, फॉरेस्ट कवर नहीं होगा तो क्या होगा, फॉरेस्ट कवर नहीं होगा, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में आता है, जो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, वो यूज अप नहीं होगा। जब वो यूज अप नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में रह जाएगा एंड इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग, है ना। इस तरह से जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स पर एयर पोल्यूशन का इफेक्ट है। इसके अलावा और भी कुछ इफेक्ट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट्स प्लांट्स पे हो सकते हैं, जैसे कि डिक्रीज यील्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो एग्रीकल्चर में जो यील्ड होती है, जो पैदावार होती है ना, वो कम हो जाती है। सप्रेस्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। तीसरा है लीफ इंजरी हो सकती है और यंग प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं। लीफ इंजरी, ये देखिए पिक्चर में मैंने दिखाया है, लीफ इंजरी हो जाएगी, लीफ में डिजीज लग जाएंगी, लीफ में डिजीज लग जाएंगी तो अल्टीमेटली प्लांट जो है वो मर जाएगा, है ना। यंग प्लांट्स जो हैं उन वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। ये पूरी चीजें ही जो है रिजल्ट करती हैं इन डिक्रीज यील्ड में। जब ऐसा होगा तो यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। डिक्रीज ग्रोथ रेट एंड इंक्रीज डेथ रेट। ठीक, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, अगर एयर पोल्यूटेंट्स हैं और वो प्लांट्स को परेशान कर रहे हैं तो ग्रोथ रेट इनकी डिक्रीज हो जाएगी और इनकी डेथ रेट बढ़ेगी। ठीक, जब डेथ रेट बढ़ जाएगी तो जाहिर है कि ओवरऑल जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एयर पोल्यूशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है ऑन मटेरियल्स। यस, आप लोग काफी सरप्राइज हो जाएंगे कि मटेरियल्स पर एयर पोल्यूशन का कैसे इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल होता है। देखिए, मेटल्स का कोरोजन होता है बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में SO2 रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ और कन्वर्ट हो जाता है इनटू H2SO4 एसिड, तो ये एसिड बनाता है बेसिकली। ठीक है, तो मेटल के साथ रिएक्ट करके अगर ये एसिड बनाएगा तो ये मेटल को डिटीरियोरेट करेगा, है ना। तो ये जो H2SO4 एसिड है ये रिएक्ट करता है लाइमस्टोन मार्बल के साथ और बिल्डिंग मटेरियल के साथ और इसको डिटीरियोरेट करता है। ठीक, यही रीजन है ताजमहल की जो कंडीशन है, जो ताजमहल ब्राउनिश, अब तो वो काफी उसको ठीक कर दिया गया है, पर ताजमहल बीच में जो बिल्कुल ब्राउनिश हो गया था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मार्बल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, उस पर जब एसिड रेन हुई तो H2SO4 एसिड ने उसके साथ रिएक्ट किया। ऐसा होने से क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है वहां पे और उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिजॉल्व होके हट जाता है। ठीक है, वो चेंज हो जाता है। तो उसका जो टेक्सचर, जो बहुत शाइनी सा टेक्सचर होता है, बहुत ही एक रिच जो उसका टेक्सचर होता है वो खराब हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको, जो एक शाइनी सरफेस होता है ना, जो स्मूथ सरफेस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही ऐसा खुरदुरा सा वो हो जाता है ना। तो यही रीजन है कि जो ताजमहल की कंडीशन जो हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो एसिड रेन है। ठीक, इसके अलावा और भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जैसे कि आयरन है, लोहे के जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, है ना, आपने देखे हो जो ट्रेन के ब्रिजेस होते हैं रिवर के ऊपर से जो जाते हैं, इस तरह के जो ब्रिजेस होते हैं ये जो आयरन के बने होते हैं, है ना। तो ये आयरन को भी कोरोड करते हैं, उसको इरोड करते हैं और उसका मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये बार बार जो है वो जो आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बार बार टूट जाता है बिकॉज ऑफ कोरोजन, खराब हो जाता है, तो उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। जब बार बार आप रिप्लेस करना पड़ेगा तो उसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, राइट, प्लस उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, H2S एंड एरोसॉल्स, ये
जो सरफेस को हम पेंट करते हैं ना, उस पेंट को ये डैमेज करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो पेंट रिमूव हो जाता है, वीक हो जाता है और निकल आता है। इसके अलावा ओजोन और पैन जो है, ये रबर की क्रैकिंग कॉज करते हैं। और रबर ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होते हैं ना, इंसुलेटर जो यूज करते हैं हम, उसको क्रैक कर देते हैं, खराब कर देते हैं। फिर आर्ट वर्क जो होता है, जो आर्ट के पीस होते हैं, वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के कांटेक्ट में आने पर भी डिटीरियोरेट होते हैं। क्या होते हैं? डिटीरियोरेट होते हैं। अब हमने ये देखा कि एयर पोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को भी, मटेरियल्स को भी, सभी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सभी को इफेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इसका कंट्रोल करना इसको बहुत जरूरी है, इसके रेमेडियल मेजर्स बहुत जरूरी हैं। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, क्या इसके लिए स्टेप्स लिए जाते हैं? लेट्स डिस्कस दैट। पहली बात तो ये है कि एयर पोल्यूशन को आप फुल्ली प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आप इसे कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। फुल्ली प्रिवेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सभी तरह की फैक्ट्रीज हैं, आपकी इंडस्ट्रीज है, वहां पर जो प्रोसेस है वो तो होती रहेंगी, है ना। और वो कुछ भी प्रोसेस कितनी भी रेमेडियल मेजर्स ले लें, लेकिन थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो होगा ही होगा, है ना। तो फुल्ली प्रिवेंट करना तो पॉसिबल नहीं है इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रिवेंटिव मेजर्स और एक होता है कंट्रोल मेजर्स यूजिंग इक्विपमेंट्स, है ना। ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले ही डिस्कस करा, कंट्रोल एट सोर्स इज द बेस्ट कंट्रोल ऑफ एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल एट सोर्स पॉसिबल नहीं हो, तो फिर क्या, किस तरह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले तो होता है कलेक्टिंग पोल्यूटेंट बाय यूजिंग इक्विपमेंट्स। कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको यूज करके हम जो फ्यूम्स बाहर रिलीज करना है, उसमें से वो पोल्यूटेंट्स कलेक्ट करके अलग कर सकते हैं और क्लीन एयर को जो है, क्लीन गैस को बाहर रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हो सकता है डिस्ट्रॉइंग द पोल्यूटेंट्स बाय थर्मल और कैटालिटिक कंबशन। पोल्यूटेंट्स को बहुत हाई टेम्परेचर पर कंबशन करके जला देते हैं या फिर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जला देते हैं और क्लीन एयर को बाहर रिलीज कर देते हैं। इसके अलावा जो पोल्यूटेंट्स जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, उन्हें लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना भी एक ऑप्शन है ना। लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस गैस को बाहर रिलीज कर देते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने पहले बताया, टॉल चिमनीज इंस्टॉल करना और उसके थ्रू जो है पोल्यूटेंट्स को रिलीज करना, ताकि उनका डिस्पर्जन जो है वो ज्यादा अच्छे से हो सके और वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है, एक ही तरीका हो सकता है। इसके अलावा लॉज के थ्रू भी प्रिवेंशन होता है, जो गवर्नमेंट टाइम टाइम पर बनाती है ना। अलग अलग लॉज लाए जाते हैं, एक्ट्स बनाए जाते हैं, है ना। तो इन सभी एक्ट क्या क्या कहा गया है ये तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बस आपको नाम मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे कि एक आया था एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसमें कुछ बातें कही गई रिगार्डिंग रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, और जाहिर बात है जो एक्ट में आया है उसको फॉलो करना होता है पब्लिक के लिए, पब्लिक कोर्ट इज कंपल्सरी टू फॉलो। फिर इसके बाद कुछ अमेंडमेंट आया इसी वाले एक्ट में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। फिर एक आया मोटर व्हीकल एक्ट 1981, इसमें कुछ वहीक्यूलर पोल्यूशन के बारे में कहा गया। फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन यूनियन टेरिटरीज रूल 1983, इसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में कहा गया कि यूनियन टेरिटरीज पे किस तरह से पोल्यूशन एक्ट लॉ एक्ट जो है वो किस तरह से उनके ऊपर लागू होंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स आते हैं टाइम टाइम पर, 1986 में भी आया था, इसमें एयर पोल्यूशन के बारे में कहा गया था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ओवरऑल एनवायरमेंट के लिए बनाया जाता है और इसमें अलग अलग लॉज रखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट और भी बहुत सारी जो है वो प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लेडेड पेट्रोल यूज करते थे, है ना, इंजन की नॉकिंग को रोकने के लिए पेट्रोल में लेड को ऐड किया जाता था, काफी पुरानी बात है। तो उस वक्त क्या होता था, कंबशन से लेड के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते थे और ये लेड ऑक्साइड्स बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं और बहुत काला काला धुआं निकालते हैं। एंड दीज ऑक्साइड्स दे आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर, ये कैंसर कॉज करते हैं। इसीलिए कुछ समय के बाद लेडेड पेट्रोल का यूज बंद कर दिया गया और अनलेडेड पेट्रोल यूज किया जाने लगा। ठीक है, इसके अलावा जो इंडस्ट्री से हार्मफुल एमिशंस होता है ना, गैसेस का,
उसे कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल एक्ट्स बनाए जाते हैं टाइम टाइम पर, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक नेचुरल मैनेजमेंट टीम है जो गवर्नमेंट ने बनाई है और वो काम करती है। नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शन, इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इससे जो एयर पोल्यूशन कॉज होता है उसे कंट्रोल करने के लिए, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ये नेचुरल मैनेजमेंट टीम काम करती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर, है ना। हमने एयर पोल्यूशन का सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, इसके कॉजेस, एयर पोल्यूशन के टाइप, सोर्सेज कैसे हो सकते हैं, इसका इफेक्ट क्या है प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमन बींग्स पे, मटेरियल पे, और किस तरह से इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे इसका कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इस पूरे एयर पोल्यूशन पर क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन में सिर्फ प्रिवेंशन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में एयर पोल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन भी पूछ सकते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। एक फुल बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें शॉर्ट आंसर, शॉर्ट जो होते हैं क्वेश्चंस वो भी बन सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, डू पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स। And students, if you like the explanation of my lectures, then do like and subscribe my channel and also share it with your friends. So see you in the next class. Until then, take care. Goodbye.